भारत का 8वां वेतन आयोग। ये नाम सुनते ही लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के कान खड़े हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सिर्फ एक सैलरी हाइक की बात नहीं है। ये आने वाले कई सालों के लिए उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव रखता है। तो चलिए आज इसी बड़े बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं। 20 साल में सबसे बड़ा बदलाव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ कुछ नंबर्स का हेरफेर नहीं होने वाला। हम सैलरी तय करने के पूरे सिस्टम में एक फंडामेंटल चेंज देख सकते हैं। पे मैट्रिक से लेकर अलाउंस तक सब कुछ बदल सकता है। तो देखते हैं कि इसका असर किस पर और कैसे पड़ने वाला है। तो ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या, और जब हम कहते हैं कि इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर होगा, तो हमारा मतलब असल में कितने लोगों से है? लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग। सोचिए, ये आंकड़ा भारत के कई छोटे राज्यों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। इतने सारे कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार, इन सभी की नजरें इस एक फैसले पर टिकी हुई हैं। अब देखिए, इन सारी सैलरी कैलकुलेशंस की जड़ में एक बहुत ही जरूरी चीज है, फिटमेंट फैक्टर। अगर इसे समझ लिया तो समझिए कि सैलरी बढ़ने की पूरी कहानी समझ आ गई। ये एक तरह से पूरे पे स्ट्रक्चर की बुनियाद है। तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या भला? सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, है ना? लेकिन असल में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा और सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार एक मैजिक नंबर तय करती है, जिसे मल्टीप्लायर कहते हैं। जो भी पुरानी बेसिक सैलरी है, उसे बस इस नंबर से गुणा कर दिया जाता है, और जो रिजल्ट आता है वही नई बेसिक सैलरी बन जाती है। बस इतना ही सिंपल है। ये प्रोसेस जितना सीधा दिखता है, इसका असर उतना ही बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा खेल उस एक फिटमेंट फैक्टर के नंबर पर टिका है। उसमें जरा सा भी बदलाव सैलरी में हजारों रुपए का फर्क ला सकता है, और यही वजह है कि इस एक नंबर पर इतनी बहस होती है। तो अब जब हम फिटमेंट फैक्टर को समझ चुके हैं, तो चलिए सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, यानी पैसा। आखिर सैलरी बढ़ेगी कितनी? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एंट्री लेवल पर देखते हैं। 7वें वेतन आयोग में जो मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी, वो अब बढ़कर सीधे 24,000 रुपये होने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अभी सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। और ये बढ़ोतरी सिर्फ एंट्री लेवल तक ही नहीं है। जैसे जैसे पे स्केल में ऊपर जाते हैं, सैलरी में होने वाला इजाफा भी उतना ही बड़ा होता जाता है। जहां लेवल 1 पर करीब 6,000 रुपये की बढ़ोतरी है, वहीं टॉप लेवल यानी लेवल 18 पर यह बढ़कर 70,000 रुपये तक पहुंच जाती है। मतलब इसका फायदा हर स्तर के कर्मचारी को मिलने वाला है। ठीक है, सैलरी बढ़ने की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि ये बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आएगी कब? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल टाइमलाइन को देखते हैं। देखिए, ये टाइमलाइन एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। कई लोगों को लग रहा था कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन असल में प्रोसेस इससे कहीं ज्यादा लंबा है। रिपोर्ट सबमिट होने, उस पर सरकार की समीक्षा होने और फिर बजट में प्रावधान करने में ही 2027 का अंत आ जाएगा। तो हकीकत में बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आते आते 2028 की शुरुआत हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार जो आंकड़े सोच रही है और कर्मचारी जो मांग रहे हैं, उसमें एक बड़ा फर्क है, और सारी बहस एक बार फिर घूम फिरकर उसी फिटमेंट फैक्टर पर आकर टिक गई है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। कर्मचारी संघों का साफ कहना है कि अब ये काफी नहीं है। वे इसे बढ़ाकर कम से कम 2.64 करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क भी सीधा है। पिछले 10 सालों में महंगाई और जीने का खर्च दोनों काफी बढ़ गए हैं, इसलिए ये बढ़ोतरी जरूरी है। कर्मचारी प्रतिनिधि मंजीत पटेल की इस बात से ये मांग और भी साफ हो जाती है। उनका कहना है कि 2.64 का फिटमेंट फैक्टर कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, बल्कि ये एक न्यूनतम और वाजिब मांग है, ताकि सबसे निचले स्तर के कर्मचारी को भी एक सम्मानजनक सैलरी मिल सके। तो आखिर में सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। सवाल यह है कि भारत अपने पब्लिक सर्वेंट्स को कितना महत्व देता है। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को देखते हुए सरकार को कर्मचारियों की उम्मीदों और देश की अर्थव्यवस्था के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना होगा। यह फैसला सिर्फ सैलरी का नहीं, बल्कि देश की प्राथमिकताओं का भी होगा।